नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम भारतीय इतिहास का जो जीएस का एक फ्री बैच हम चला रहे हैं। इसमें भारतीय इतिहास में वैदिक काल के बारे में सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्टों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आज क्लास संख्या 8 है। इसके पहले की सभी क्लासें आपकी प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो बिना देर के हम आज आगे बढ़ते हैं और काफी सारी चीजों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज जो हमारा टॉपिक है या आज जो चैप्टर है, ये हमारा है वैदिक काल। तो पहली चीज, वैदिक काल के संदर्भ में आपको दो तीन चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। जैसे वैदिक काल है क्या, वैदिक ये कितने भागों में बटा था वैदिक काल, यहाँ पे आर्य आए तो आए कहाँ से, यहाँ की सभ्यता थी तो थी कैसे, कैसे यहाँ की सभ्यता डेवलप, अगर राजा यहाँ का था तो राजा के पास कितनी शक्ति थी। इस तरह के जो प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि वेद क्या है, उपनिषद क्या है, तो उन सारी चीजों को जवाब मिलेंगे आज की आपकी अपनी क्लास में। इसी के साथ अगर ये एक पार्ट में समाप्त नहीं होता, तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हमने खत्म किया, अपने पीछे देखा, तो उसी सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही हम इसे और विस्तार से और जो है डिस्क्राइब करते हुए चीजों को देख लें। तो वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं ये कब की है या वैदिक सभ्यता कब की है, तो इसे आपको ये क्रम जो है ये 1500 से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व का। पहली चीज तो आपसे यही प्रश्न पूछ लेता है कि इसका समय काल क्या है। तो समय काल सामान्यतः क्या है, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का समय। अब इसमें दो काल कौन से आते हैं, एक ऋग वैदिक का प्रारंभिक काल आता है और एक ऋग वैदिक का काल आता है जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको ये याद रखना है, क्या ऋग वैदिक काल। क्लियर। अब ये क्या है, ये आपका 1500 से लेकर कब तक के लिए, 1000 ईसा पूर्व तक रहते हैं। वहीं भी अगर दूसरे समय की बात करते हैं तो इसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल। अब ये उत्तर वैदिक काल का समय क्या रहता है, तो ये आपका 1000 से कब तक के लिए, तो 600 ईसा पूर्व तक का ये समय। तो पहली चीज तो यही दो चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पे याद। अब जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले आपका ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक काल आखिर कौन सा काल और इसका नाम ऋग वैदिक काल ही क्यों रखा। तो हम पढ़ते हैं। तो पहली आपकी हेडिंग जो रहेगी ऋग वैदिक काल की रहेगी, ऋग वैदिक काल कब से, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ये आप समझिए। अब यहाँ की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि पहली चीज आपकी यहाँ पे आ जाती है कि बेटा इसका नामकरण कैसे हो, आखिर नाम इसका ऋग्वैदिक काल ही क्यों पड़ा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो आपका यही आ गया कि नामकरण कैसे हो। तो यहाँ पे अब एक चीज याद रखना है कि इस काल में, अगर ये काल की बात करते हैं तो इस काल में सिर्फ ऋग्वैदिक काल की रचना हुई थी, मतलब ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसीलिए आपका इसका नाम ही रखा गया है ऋग्वैदिक काल। तो इस चीज को याद रखिएगा। इस कालखंड में सिर्फ या कहें केवल किसकी रचना हुई, ऋग्वेद, जिसे हम सबसे प्राचीन वेद के तौर पर जानते हैं। ऋग्वेद की रचना ये चीज होगी। अच्छा, इसी ऋग्वेद को क्या कहते हैं, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद। ये चीज यहाँ पे आपकी हो गई। तो इस चीज को यहाँ पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना, यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखिए बात करते हैं तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जब उसका पतन हुआ था, उसके पतन के बाद ही जो है आपका जो उत्तर भारत है, यहाँ पर जो आपका वैदिक काल है इसका जन्म। और यहाँ पे जो आगमन माना जाता है, यहाँ पे जो आर्य हैं, आर्यों का आगमन माना जाता है, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी, तो एक तरह से ग्रामीण सभ्यता। तो यहाँ पे
अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है जैसे उत्पत्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, क्लियर, पहली चीज ये क्या है और कहाँ पे होती है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत किसका आगमन होता है, आर्य, आर्य का आगमन। अब जब आर्यों का आगमन हुआ है तो कहीं ना कहीं बात करें तो एक नई सभ्यता का ही जन्म। और ये कैसी सभ्यता थी, जब आर्यों का आगमन हुआ तो ग्रामीण सभ्यता का जन्म। अब यहाँ पे एक प्रश्न मन को बेचैन करता है, वो क्या है, वो बेटा ये है कि आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता थी, इस चीज को हमने पढ़ा। ये कैसी सभ्यता थी, ये आपकी नगरीय सभ्यता थी। लेकिन इस सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता आपकी डेवलप हो रही है वो कैसी सभ्यता है, वो नगरीय और ग्रामीण सभ्यता है। यानी कि सीधा सीधा सा अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का आर्यों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा। क्यों, क्योंकि अगर इनका संबंध रहता तो ये ग्रामीण सभ्यता के स्वरूप रहती। क्योंकि सबसे पहले जो जन्म होता है वो ग्रामों का ही जन्म होता है, ग्रामीणों का ही जन्म होता है। वही ग्रामीण धीरे 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 जो संस्कृति है, अपने जो कल्चर है उसको डेवलप करते हैं और एक शहरी सभ्यता के रूप में बदलते हैं। यानी कि ग्रामीण सभ्यता, आर्यों की सभ्यता, वैदिक काल की सभ्यता के पहले की जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो नगरीय हो गई, वो गया की ग्रामीण सभ्यता। इस चीज को यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपका बेटा पूछा जाता है, वो प्रश्न ये है कि आपका जो है आर्य कौन थे। अगर यहाँ कहा जाए तो पहला प्रश्न यही है कि आर्य थे कौन, कौन थे और ये कहाँ से आए थे, क्या था इनका अस्तित्व। तो यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन फैक्टों को आपको नोट कर लेना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो नार्डिक शाखा, ठीक, नोट कर लीजिएगा, नार्डिक शाखा, ठीक, नार्डिक शाखा के सफेद उपजाति से संबंधित, उपजाति से संबंधित थे। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इसी के साथ में अगर हम बात करें कि आखिर इनके मूल स्थान के बारे में, कि इनका मूल स्थान, तो मूल स्थानों के बारे में जो आपके विद्वान हैं, विद्वानों के अलग अलग, तो यहाँ पे उस चीज को देख रहे हैं, मूल स्थान, इसमें विद्वान के अलग अलग मत है, तो विद्वानों के मत, तो जितने भी विद्वान हैं उन विद्वानों के मत को हम देख, विद्वानों के मत, क्योंकि एक अगर मत होता तो उस चीज को हम सामान्यता देखते, लेकिन जब एक से अधिक मत हैं तो हम उस चीज को उसी रूप में देखेंगे और उसी रूप में समझेंगे। तो पहला मत अगर बात करते हैं तो वो व्यक्ति कौन है, ये आपके हैं मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। अब इनका क्या मत, अगर ये कहें तो ये बेटा कह रहे हैं कि ये मध्य एशिया से है। कहां से आए, तो मध्य एशिया से। तो क्या मध्य एशिया की सभ्यता के विनाश के बाद में वहां पे आर्यों का कोई साक्ष्य मिला, तो ये भी एक प्रमाण हो जाता है। लेकिन अगर कहें मैक्स मूलर का ये जो मध्य एशिया वाला प्रमाण है, ये सबसे अधिक, सबसे अधिक प्रमाणित, क्लियर बेटा, इस चीज को वहां पे आपको याद रखना। ये एक मत हो गया। इसके बाद चलते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक जी का मत। गंगाधर तिलक का मत, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो है आपके कहाँ से आए हुए हैं, तो ये आपके उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये उत्तरी ध्रुव पे होगी,
इसके बाद एक मत और आपका आ जाता है दयानंद सरस्वती जी का मत। दयानंद सरस्वती जी का, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये तिब्बत के ही निवासी थे, तिब्बत के थे और यहाँ पे ये आ गए थे और यहाँ पे ये अपने नई संस्कृति को क्या किया, डेवलप किया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहीं पे संपूर्णानंद जी का भी एक मत आता है। पूर्णानंद जी का, ये क्या कह रहे हैं, ये सप्त सिंधु है, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश से आते हैं। ये कौन सा क्षेत्र होता है, ये होता है आपका जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उसके आसपास का क्षेत्र। तब ये कहीं से आए नहीं, ये यहीं के सिंधु हुआ। उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र, ये आपके ये इतने जो है मत यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक मत और देखने को मिलता है, उसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये मत आपका है गंगानाथ झा जी का, गंगानाथ झा। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये जो है ब्रह्म ऋषि प्रदेश है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। अब ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश कौन सा क्षेत्र हो जाता है भैया, ये आपका गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसे गंगा यमुना दोआब प्रदेश। इस प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें वही आपके आर्य होते हैं, ये ऐसा मानना है इन सब लोग। क्लियर। अब यहीं पे अगर बात करते हैं कि इस आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, सामान्य सी बात करते हैं, सामान्य सी चर्चा करते हैं कि जो आर्य होते हैं, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल सामान्य सा है कि यहाँ पे आर्य धन, अब यही आपका क्या हो जाता है, यही आपका हो जाता है जो है आर्य। और इसका अगर बात करते हैं तो इसे कहा जाता है सुसंस्कृत, सुसंस्कृत मतलब इनको हर एक चीज की जान, अगर हर एक चीज की जानकारी थी तो ये ग्रामीण सभ्यता कैसे थी, लेकिन इसका जो शब्द का अर्थ होता है वो यही आता है सुसंस्कृति या उच्च कुल में उत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति, ये आपका यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक बेटा, इस चीज पे याद आपको रख, चलिए यहाँ पे। अब ये तो कुछ सामान्य सी चीज थी। अब यहाँ पे एक चीज बात कर लेते हैं कि आखिर जो ये ऋग्वेद है इस चीज को हमने अध्ययन कैसे, कहाँ कहाँ से, तो इस चीज को एक हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे, ऋग्वैदिक युग के अध्ययन के स्रोत, अध्ययन के स्रोत। देखिए कोई भी स्रोत हो उसे प्रमाणिक तब ज्यादा अधिक माना जाता है जब कहीं न कहीं से उसके साक्ष्य प्राप्त। जैसे कि यहाँ पे पहले की बात करते हैं तो ईरान का यहाँ पे प्राचीन ग्रंथ है, उसकी लिख रहा था ईरान का प्राचीन ग्रंथ, नाम बहुत लोगों को पता होगा, प्राचीन ग्रंथ। ये कौन सा ग्रंथ है, तो इसे जिंद अविस्ता के नाम से या फिर सिर्फ अविस्ता के नाम से क्या हो गया, अविस्ता। ये आपका एक प्राचीन ग्रंथ है जिसके बारे में आपको कई सारी चीजें पहले से ही पता। इसके अलावा आपका दूसरा है एशिया माइनर से प्राप्त एक, एशिया माइनर से प्राप्त। और कौन सा यहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे बोगज गोई एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, बोगज गोई अभिलेख।
जो एशिया माइनर से अभिलेख प्राप्त हुआ, वही अभिलेख से काफी सारे साक्ष्य आपको मिलते हैं। अब सामान्य से अगर बात करते हैं इस अभिलेख के बारे में, ये अभिलेख की कहाँ से प्राप्त हुआ, कब खोजा, ये चीज। तो यहाँ पे एक मैं सिंपल सी चीजें यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। पहली चीज है खोज। ये किसके बारे में है? ये सिर्फ आपके बोगजबी अभिलेख के बारे में है। ये आपका 1907 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी? तो ह्यूगो के द्वारा हुई थी। ह्यूगो के द्वारा, ये पहला अभिलेख। क्लियर। अब यहाँ पे दूसरी चीज आ जाती है कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ईरान के आसपास से। कहाँ? तो आपको ये याद रखना, एशिया माइनर, एशिया, इसको क्या कहते हैं? इसे ईरान के आसपास का क्षेत्र कहते हैं, ईरान के आसपास। ये चीज हो गई। ये दो बिंदु यहाँ पे और पे हो गई। अच्छा, एक चीज और है यहाँ की, अगर बात करते हैं कि भाषा कैसी थी इसकी, इस अवलेख की भाषा कैसी थी? तो यहाँ की इंडो ईरानी भाषा थी। इंडो ईरानी भाषा का प्रयोग किया। अच्छा, यहाँ पे एक बिंदु और आ जाता है, वो बिंदु का, उस बिंदु का क्या अर्थ हुआ है? यहाँ पे उल्लेख किसकी चीज में? उल्लेख। तो यहाँ पे 4 वैदिक देवताओं को उल्लेख, 4 वैदिक देवता, देवता का उल्लेख। अभी 4 वैदिक देवता कौन कौन से थे? यहाँ पे इनके नाम भी आपको याद रखना। एक तो आपके थे इंद्र, इंद्र जी थे। दूसरे क्या थे? वरुण, जिन्हें हवा का देवता माना जाता था, वरुण हो जाते हैं। इसके बाद मित्र, और इसके बाद आपके नाच। ये कैसे देवता थे? ये आपके वैदिक जो ग्रंथ है उसमें भी इनका उल्लेख मिला, और इसके साथ में आपका यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे आपको इतनी चीजें याद रखनी है। एक चीज यहाँ पे और है, वो कौन सी चीज है? थोड़ा सा डार्क पेन ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि नीचे की लाइन है, आपको क्लियर दिखना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे सर्वप्रथम लौह कालीन जो है सभ्यता की जानकारी, सर्वप्रथम लौह कालीन जो है सभ्यता की जानकारी, सभ्यता की जानकारी कहाँ से? यही से, यही से प्राप्त। ठीक, इस चीज को पे आपको याद रखना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पे एक चीज और हो जाती है, यहाँ पे आपको नोट करके कुछ बिंदु लिखने हैं। उस नोट में आपको क्या लिखना है कि वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता भी कहते हैं। जो हम वैदिक सभ्यता है, वैदिक, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहला उल्लेख आपको बोगज गई से प्राप्त हो गया, वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता कहते हैं। ये एक प्रश्न आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे के सर्वप्रथम साक्ष्य है, लोहे के सर्वप्रथम साक्ष्य, सर्वप्रथम, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह से नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ से प्राप्त हुआ, सर्वप्रथम साक्ष्य मिले। इसके पहले हो सकता कई सारी सभ्यताएं हैं, क्योंकि पृथ्वी आज डेवलप नहीं हुई। पृथ्वी को डेवलप हुए अरबों साल, अरबों वर्ष हो गए। डायनासोर का युग पूरा बीत गया, ये वैज्ञानिकों ने बताया। लेकिन सभ्यताएं कितनी मिली हैं? सभ्यता सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, इसको वैदिक सभ्यता, इसके बाद आज के युग। तो एक तरह से देखें, भी 2000 साल को अब बीते हैं, 2000 साल पहले बीते। इस बस 4000 सालों का ही इतिहास हमारे पास। इसके पहले क्या पृथ्वी पे हुआ, क्या नहीं हुआ, कितनी सभ्यताएं हैं, कितनी सभ्यताएं खत्म हुई, ये कोई नहीं जानता। ये सभ्यता जैसे लोग इतना मार काट, जमीन जायदाद, ये सब दुनियादारी में पढ़ते हैं, लेकिन
ये सभ्यता की नष्ट हो जाएगी। जैसे जब किसी व्यक्ति का जो है देहांत होता है, इसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता, सारा मोह सारी माया सब कुछ यहाँ पे खत्म। अच्छा, यहीं पे नोट में ही एक बिंदु और नोट कर लीजिएगा बेटा, वो क्या है, इस सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को भी आपका एक चीज वो कहते हैं अश्व केंद्रीय सभ्यता भी कहते हैं। अश्व केंद्रित सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घोड़े जो होते हैं ना, घोड़े के काफी सारे साक्ष्य मिले, घोड़े के व्यापक साक्ष्य प्राप्त हुए। यही चीज घोड़े के साथ आपके सिंहवाड़ी सभ्यता में नहीं मिलते, लेकिन आपके यहाँ पे ही घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे व्यापक साक्ष्य या प्रयोग की बात करते हैं, प्रयोग। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपका ये था, जैसे कि युद्ध हो गए, युद्ध में भी प्रयोग करते थे, एंड आपका जो शिकार होता था, शिकार में भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रख। क्लियर? बताइए बताइए, यहाँ तक का किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम वैदिक साहित्य के बारे में देखेंगे कि वैदिक साहित्य में जो श्रुत साहित्य होता है वो क्या है, स्मृति साहित्य वो क्या है, इसके अलावा जो वेद है आपके, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, ब्राह्मण क्या है, ये सारी चीजों को हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। तो हम एक ही वीडियो में ज्यादा कंटेंट रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हाँ, हालांकि बाद में आपको पूरा एक साथ वीडियो भी मिलेगा। तो जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।